जब तक मैं अपने माँ पापा के साथ थी, तब तक मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। भले ही मैं समझदार नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा छोटी थी कि मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। पापा मेरे लिए अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पापा कभी मुझे हाथ हिलाकर देते थे, तो कभी घोड़ा, और माँ से कहते थे कि मेरी गुड़िया बेटी को खिलौनों की कमी नहीं होनी चाहिए। वही महिमा मेरी छोटी बनाया करती थी और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। पापा और माँ घोड़ी बनकर मुझे झूले दिया करते थे और घुमाने के लिए मेले में भी लेकर जाते थे। मैं इतनी छोटी थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आई थी। माँ पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन भगवान ने न जाने मेरी किस्मत किन हालातों में लिखी थी कि मेरी खुशियां सिर्फ सीमित समय तक ही थीं। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे, तब तक ही मुझे खुशी नसीब होने को थी, क्योंकि आगे की जिंदगी मेरी इतनी ज्यादा नर्क बनने वाली थी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मुझे हर मोड़ पर तकलीफ मिलने वाली थी। दुखों से मुझे पूरी तरह से गिरे हुए रहना होना था। कोई भी मेरा अपना नहीं हो सकता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में ऐसे तूफान आएंगे जो मुझे पूरी तरह से तोड़कर चले जाएंगे। और आखिर यही हुआ। माँ पापा की मौत हो गई, और उसके बाद जो मेरी जिंदगी के अंदर अजीबोगरीब मोड़ आने लगे। उसके बाद तो जैसे मुझे मौत से भी बदतर हालत से गुजरना पड़ रहा था। दरअसल मेरा नाम सीमा है। मैं अपने मामा मामी के साथ गांव में रहती थी, क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। मम्मी पापा के मरने के बाद वह मुझे अपने साथ अपने घर ले आई थी। लेकिन फिर एक दिन नानी भी इस दुनिया से चली गई, और फिर मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि नानी ही तो मुझसे प्यार करती थी। मामी तो नहीं करती थी। मामी को तो मैं उनके घर में बोझ नजर आती थी। नानी के मरने के बाद मामी ने मुझसे घर के सारे काम करवाना शुरू कर दिए थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी। जब नहीं जिंदा थी, तो वह अपनी सास के सामने अपनी ननद की बेटी से कोई काम नहीं करवाती थी। उन्हें इस बात का बहाना मिल गया था कि अब उन्हें इस घर में रोक तो करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मामा जी थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन वह हमेशा अपनी पत्नी के कहने में रहते थे। पहले तो वह अपनी मां से डरते थे, मगर अब अपनी पत्नी से डरने लगे थे। मामी के तीन तीन बेटे थे। धीरे धीरे मैं जवान हो रही थी, और उनके तीनों बेटे मुझसे छोटे थे। मामी अपने तीनों बेटों के सारे काम मुझसे करवाती थी। यहां तक कि इस घर में किसी को भी कोई काम होता तो वह मैं ही किया करती थी। हाँ, उन लोगों का मुझ पर इतना एहसान जरूर था कि वो मुझे अपने बच्चों के साथ साथ स्कूल भेजा करते थे। मामी मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी। मुझे पढ़ाई करने का ज्यादा मौका नहीं देती थी। सारे काम करवाती थी, और मुझे छोटी छोटी बातों पर इतना डराती थी कि मुझसे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती थीं। मैं उनकी बातों से तंग आ गई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी, और अपनी नानी की भी बहुत याद आती थी, क्योंकि जब वह जिंदा थी तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी नानी ने कभी मुझे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन जब सैनानी इस दुनिया से गई थी, मैं बहुत उदास हो गई थी। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे कोई भी समझाने वाला नहीं था, और ना ही मुझे कोई समझने वाला था। कोई भी मेरी तरफ से बोलने वाला नहीं था। मामी का जो दिल चाहता था, मेरे साथ मुझे डांट थी। मुझसे घर के सारे काम करवाती, ढेर सारे कपड़े धूलवाती, और फिर मुझे खाने तक को भी कुछ नहीं देती थी। एक दिन मैं तंग आकर मामा मामी का घर छोड़कर घर से निकल आई थी, क्योंकि मुझ में ये सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही थी। पिछले 3 साल से मैं उनकी ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। मामा तो मामी को कुछ कहते ही नहीं थे, और मामी थी कि अपने पति को हमेशा दबाकर रखती थी। अपने बच्चों को तो ताजी खाना खिलाती थी, जबकि मेरे लिए घर में रात का बचा हुआ बासी खाना उठाकर रख दिया करती थी। कभी कभी तो मैं सूखी रोटी पानी से खाया करती थी, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो जाता था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी हर बात को मैंने हमेशा बर्दाश्त किया था। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था।
मैं सफाई कर रही थी और मुझसे घर की सफाई नहीं हो रही थी। मामी ने मुझे देखा कि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूं, तो वह मुझे गालियां देने लगी। मेरे मम्मी पापा को बुरा कहने लगी थी। कहने लगी, खुद तो मर गए और अपनी बेटी को हमारे हवाले करके चले गए। इस करमजली से तो कुछ भी नहीं होता, बस यहां रहते हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती। उन्होंने जब मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैं रोते हुए आंसुओं के साथ उनके घर से निकल आई थी। मामी भी यही चाहती थी कि मैं उनके घर से चली जाऊं, क्योंकि उनका कहना यह था कि मैं उनके घर में रहते हुए जो कुछ भी खाती पीती हूं वह उनके पति के कमाई है, जबकि वह लोग तो मुझे ढंग से खाना भी नहीं देते थे, न सुकून से रहने देते थे। इतनी कम उम्र में भी मुझको घर का सारा काम करना पड़ता था, तो फिर मैं उन लोगों पर बोझ कैसे बन सकती थी। मैं घर से बाहर निकलकर काफी दूर तक आ गई थी। मम्मी ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। आखिर जैसा वह चाहती थी वैसा हो चुका था। मैं सड़क पर चल रही थी जब अचानक मैं एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा गई थी। मेरे काफी चोट आई थी। वह औरत गाड़ी से निकली और मुझे संभाल नहीं लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? माफ करना बेटा, गलती से मेरी गाड़ी की टक्कर तुमसे हो गई। मुझे उसे बताया कि मैं बहुत शान है, मेरी उम्र 13 साल है। मेरे मामा मामी मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में उस औरत को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में सच में कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं एक अनाथ आश्रम का फंड दे देती हूँ। वह अनाथ आश्रम बहुत अच्छा है। वहां पर तुम्हारे जैसे ना जाने कितने बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लावारिस होते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, अच्छा ठीक है आंटी, आप मुझे अनाथ आश्रम ही पहुंचा दो। वह औरत पहले मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर के ही उसने मेरी चोट पर पट्टी बंधवाई, क्योंकि उसकी गाड़ी से टकराने के बाद मेरे हाथ में चोट लग गई थी। उसके बाद वह मुझे अनाथ आश्रम ले गई और वहां जाकर उसने वहां की वार्डन से मेरे बारे में बात की। वहां की वार्डन ने खुशी खुशी मुझे वहां रहने की जगह दे दी और वह अनजान औरत जो मुझे यहां से लेकर आई थी वहां से चली गई। उन सब की परवरिश हमारे आश्रम में अच्छी तरह से की जाती है। मैं बहुत घबराई हुई थी, तो वहां की वार्डन मुझसे कहने लगी, घबराओ नहीं, तुम यहां रहोगी तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, 2 वक्त का खाना मिला रहेगा, सोने के लिए बिस्तर मिला करेगा और यहां पर तुम्हें हर फैसिलिटी दी जाएगी। वार्डन की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं सोच रही थी कि भले ही यह अनाथ आश्रम है, लेकिन यहां पर मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। और फिर मैं इस अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। फिर समय कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला और इसी तरह देखते ही देखते मैं जवान हो गई। मैं बहुत संस्कारी थी, कभी भी मैंने कुछ गलत नहीं किया था। पढ़ाई में भी सबसे आगे होती थी। मैं बहुत काबिल थी, इसलिए स्कॉलरशिप की बेस पर सरकार मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। वार्डन बहुत अच्छी थी, उन्होंने शुरू से ही मेरा बहुत साथ दिया था। मैं 18 साल की हो गई थी। वार्डन मुझे हमेशा अपनी बेटी समझती थी और वो मेरी हर तरह वहां के बाकी बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ रहने वाले लड़के लड़कियां जब पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाते तो वे यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लग जाते। अनाथ आश्रम में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी सिखाई जाती थी। यहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छी टीचर्स भी मौजूद थी जो हमें 5 घंटे पर आया करती थी। ये एक तरह से हॉस्टल भी था जहाँ पर हम और हमें पढ़ना भी सिखाया जाता था। यहाँ पर हमारे खेलने के लिए भी 1 घंटा रखा हुआ था जिसमें हम अपने मनपसंद गेम खेल सके। यहाँ पर रहकर मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कहते हैं कि अनाथ आश्रम में हर फैसिलिटी नहीं होती जो कि हर बच्चे को अपने माता पिता के साथ उसके घर में मिलती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बहुत से ऐसे अनाथ आश्रम है जहां पर दुनिया की हर सहूलियत और फैसिलिटी मौजूद होती है, जहां पर उन्हें बहुत बिल्कुल अपने घर जैसा प्यार भी मिलता है। अगर कुछ नहीं होता तो वहां पर सिर्फ बच्चों के साथ उसके माता पिता का साथ नहीं होता। मुझे भी अनाथ आश्रम आने के बाद हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। अगर कुछ नहीं था
तो मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे। ये कैसी कमी थी जो जिंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन मुझे कभी कभी अपनी नानी और अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, और फिर उनको याद करके मेरी आंखें भीग जाती थी। मेरे मामा मामी को तो मैं भूल चुकी थी। उन लोगों ने मेरे साथ कभी भी अच्छा सुलूक नहीं किया था। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती रहती थी कि अगर आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मैं उनके साथ खुशी खुशी रह रही होती। मुझे अपना घर याद आता था। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटने के बाद घंटे उनके बारे में सोचती रहती थी और खुद से ही बातें करती रहती थी। मेरे इन हालात में वार्डन ने मेरा बहुत साथ दिया। वह मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। उनकी अब उम्र ज्यादा हो गई थी और इस अनाथ आश्रम के मालिक मालकिन यहाँ पर रहने वाले बच्चों से बहुत प्यार करते थे और लगाव रखते थे। जो औरत मुझे यहाँ छोड़कर गई थी, वह कभी कभी यहाँ आती तो मैं उससे मुलाकात जरूर करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसका आना बंद हो गया। पता चला कि वह किसी बड़ी बीमारी का शिकार होने के बाद इस दुनिया से जा चुकी है। भगवान उस औरत को स्वर्ग में जगह दे, क्योंकि वही थी जो मुझ पर रहम खाकर मुझे यहाँ छोड़ गई थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी उम्र 18 साल हुई और मैं इंटर कंप्लीट कर चुकी थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ पर वार्डन की गार्ड थी, इसलिए मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। अब यही मेरी फैमिली थे। मैंने सोचा था कि मैं अब जवान हो गई हूँ, शुरू से ही इस अनाथ आश्रम में रही हूँ, इसलिए अब जो यहाँ पर बच्चे आते हैं मैं उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि मेरे सेवा भी यहाँ पर हमेशा अच्छे से की गई थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। हमारे अनाथ आश्रम में नहीं आने वाले बच्चों के लिए एक फंक्शन रखा गया था। इस फंक्शन में किसी अमीर बाप के बेटे को यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। ये लड़का बहुत ही खूबसूरत था और हमारे फंक्शन का खास मेहमान था। ये लड़का हमारे अनाथ आश्रम में काफी सारा खून देता था। मैंने आज तक लड़के को पहली बार देखा था और पहले ही नजर में मुझे ये लड़का पसंद आ गया था। इसके अंदर एक अजीब सी बात थी। जितना यह देखने में खूबसूरत था, उतनी ही खूबसूरत उसकी बातें थी। दिन इसी गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक वह लड़का अनाथ आश्रम में वार्डन से मिलने के लिए आया। मेरा सारा दिन वार्डन के साथ ही गुजरता था। जब मुझे पता चला कि वह लड़का वार्डन से मिलना चाहता है, तो मेरे दिल में एक बार फिर उसको देखने की ख्वाहिश जागने लगी। उस लड़के का नाम सुरेश था। इसे पहली नजर देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी भी मेरे दिल में किसी को देखकर ऐसी फीलिंग नहीं जागी थी जैसी सुरेश को देखकर जाग गई थी। इस बार तो यह लड़का और इसकी खूबसूरती मेरे दिल को भा गई थी और मेरे दिमाग पर पूरी तरह से छा गई थी। न जाने बार बार मेरा ध्यान इस लड़के की तरफ चला जाता था। जब वह लड़का वार्डन से मिलने के लिए आया तो उसने एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि मेरी खुशी के भी ठिकाने नहीं थे। उसने वार्डन से कहा कि मैं सीमा को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। वार्डन सुरेश को अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि वह कैसी फैमिली से बिलोंग करता है और अमीर भी है। इसीलिए उन्होंने सुरेश से कहा था, मैं एक बार सीमा से बात कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगी। वार्डन ने जब मुझसे इस बारे में बताया तो मैं खुशी के मारे झूम उठी थी और फौरन राजी हो गई। फिर वार्डन ने खुशी खुशी मुझे सुरेश के साथ विदा कर दिया। सुरेश अपने घर पर मुझे ले गया था। उसके घर जाकर मैंने देखा कि उसका घर बिल्कुल खाली पड़ा था। वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने सुरेश से कहा कि आपके घर में कौन कौन है। तभी सुरेश ने कहा कि मेरे घर में मेरे 2 भाई, माँ, पापा और एक मेरी बहन है जो अभी शहर से बाहर गए हुए हैं। उन्हें आने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम 2 दिन मेरे साथ ही रहो। उसके बाद जब वह लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैं सुरेश की बातें सुनकर बड़ी ही खुश हो रही थी। अब मैं सोच रही थी कि काश मम्मी पापा भी अगर जिंदा होते तो वह अपने हाथों से मेरा कन्यादान कर देते। अब सुरेश शाम के समय मेरे लिए खाना लेकर आया।
हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही सुरेश मेरे नजदीक आने लगा, तो मैंने उसे रोकते हुए कहा कि अभी तो शादी ही होने वाली है, उसके बाद सब कुछ करना ही है। क्यों ना 2-3 दिन हम लोग रुक ही जाएं? तो सुरेश ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। तभी मैं सुरेश को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वह इतना सुंदर था और ऊपर से इतना संस्कारी था। मेरे दिल में उसके लिए ऐसी जगह बन गई थी, जैसी आज तक किसी के लिए नहीं बनी थी। मैंने सुरेश को अपना शरीर दे चुकी थी और हम दोनों ने पूरी एक रात एंजॉय किया था। अब दूसरे दिन सुरेश मुझे न जाने कहाँ ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार। सो जाओ, तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए लेकर जाना है। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मुझे लगा कि सुरेश मुझे कोई अच्छा सा सरप्राइज देगा, लेकिन जब मुझे वह सरप्राइज मिला तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह मुझे कोठे पर ले गया और कोठे पर ले जाकर उस औरत से कहा कि नया माल आ गया है, चेक कर लो। मैंने सुरेश से कहा कि यह सब क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? सुरेश ने कहा कि तुमने क्या सोचा, मैं तुम जैसी गरीब लड़की से शादी करूंगा? मैं ठहरा हैंडसम लड़का, मेरे पीछे तो बड़ी बड़ी हीरोइन मरती है, तो तुम तो हो ही कौन? मैंने तुम्हारे मजे लूट लिए, अब तुम लोगों को मजे दो। उस औरत से सुरेश ने एक बैग भरकर पैसे ले लिए और मुझे उस औरत के पास भेज दिया और कहा कि आज से ये तुम्हारे हवाले है, इसका क्या करना है ये सब तुम देख लो। उस औरत ने जबरदस्ती मुझे कोठे के अंदर बंद कर दिया और मेरे साथ जबरदस्ती लड़कों को सुलाने लगी और धंधा करवाने लगी। अब तो जैसे पूरा 1 साल गुजर चुका था मुझे इस धंधे को करते हुए। अब मेरी आंखों में आंसू थे कि न जाने भगवान ने मेरी किस्मत किन हालातों में लिखी थी। पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरे मामा मामी ने मेरी वह हालत कर दी। उसके बाद अनाथ आश्रम में आने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, तो मैंने इस लड़के के ऊपर विश्वास किया और इसने भी मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। अब तो मुझे प्यार और लड़के दोनों पर से ही भरोसा उठ गया था। मैं अब इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करने लग गई थी और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने दिन काट रही थी, क्योंकि अब मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि मैं इन लोगों के चंगुल से बच जाऊंगी या फिर मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। धन्यवाद।